सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया गया। सैफ पर हमला क्यों किया, अब इसका खुलासा जल्द हो सकता है। सैफ पर हमले के आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन। आरोपी के पास वैलिड भारतीय दस्तावेज भी नहीं। चोरी के इरादे से फ्लैट में घुसा या फिर साजिश। पुलिस रिमांड में आएगा हमले का सच। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 72 घंटे तक मुंबई की खाक छानने के बाद आखिरकार मुंबई पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया है, जहां वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डीसीपी दीक्षित गिदाम ने बताया कि आरोपी ने कई बार अपना नाम बदला। बिजोय दास, विजय दास, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद सज्जाद, बीजे। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास ना तो वैलिड भारतीय दस्तावेज है, ना ही वो अपना नाम सही बता पा रहा है। पुलिस को शक है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है और अवैध तरीके से भारत में घुस सकता है। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था। वो मुंबई में एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। काम की तलाश में उसने कई बार अपना लोकेशन भी बदला है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। डीसीपी दीक्षित गिदाम ने बताया कि आरोपी का पुराना कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। हो सकता है कि वो चोरी के इरादे से उस रात घर में घुसा हो। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। सैफ अली खान पर हमले के बाद फरार आरोपी बचने के लिए लगातार न्यूज चैनल भी देख रहा था, ताकि पुलिस की एक एक्टिविटी की जानकारी उससे मिल सके। पुलिस उसका लोकेशन ना ट्रैक कर सके, इसलिए वो फोन भी स्विच ऑफ कर देता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई पुलिस सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने का वादा कर रही है। पुलिस को आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी होने का शक है। पुलिस का दावा है कि आरोपी चोरी के इरादे से ही घर में घुसा था। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन। बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी, जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार। उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हमारे सामने
पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के जो मुख्य स्नान थे वे संपन्न हो चुके हैं और आगामी जो स्नान है जिसमें मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को और बसंत पंचमी का 3 फरवरी को, ये 2 बड़े महास्नान हैं जो कुंभ की शोभा है, इस महाकुंभ की शोभा है। 7,000 से अधिक संस्थाएं अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं और मेरा मानना है आज मैंने पूरे महाकुंभ एरिया का सर्वे किया है। प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग आज संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहाँ पे रहने वाले कल्पवासियों और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई पूरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह बढ़ कर के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या। और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उनकी आस्था को सम्मान देते हुए और आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बीच में यहाँ पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को भी हम लोगों ने भेजा था। आज एक बार हम लोगों ने फिर कितना कुछ और आगे बढ़े हैं। 29 और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को ध्यान में रख करके पूरी व्यवस्था का हम लोगों ने अवलोकन किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान प्रयागराज और माँ गंगा की कृपा से हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्नानों को भी सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहाँ आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहाँ पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं और प्रयागराज की महिमा जिन कार्यों के लिए जानी जा रही है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की इस त्रिवेणी में, वह सब कुछ आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे देशी हो या विदेशी, जो कोई भी संगम में स्नान कर रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। यानी मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा के दिन ये सौभाग्य हमें नहीं मिला कि हम लोग स्नान कर सकें, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ही प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं जाएगा। केवल सामान्य संतों और श्रद्धालुओं के लिए वो सुविधा थी। लेकिन जो भी आया उन्होंने आपके माध्यम से जो बातें कही और खासतौर पर संतों और श्रद्धालुओं की उनकी आस्था को हम जान सकते थे। तमाम विदेशी भी इस अवसर पर संगम में स्नान करके बड़े अभिभूत थे। कल मेरे पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु आए थे, कुछ लोग आए थे, कुछ पर्यटक आए थे और प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे थे। आज आपने कुछ चैनल में उसको देखा भी होगा, किस प्रकार, क्या श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत के मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और
सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे और माँ गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था, यह अभिभूत करने वाला है। और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, और यही एकता और अखंडता का संदेश महाकुंभ का संदेश है। उसी संदेश के साथ इस बड़े आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो संगम नगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, मीडिया को जानकारी दे रहे थे, प्रदर्शनी को भी उन्होंने वहां पर देखा। आपको बता दें कि सबका उन्होंने कहा कि संगम दौरा है, राष्ट्रपति भी महाकुंभ आएंगी, उपराष्ट्रपति का भी संगम दौरा है, गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ आएंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने यहां पर कही है। प्रयागराज में सीएम योगी ने यहां पर जानकारी दी कि पीएम मोदी भी प्रयागराज आएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था का मुख्यमंत्री ने यहां पर जायजा लिया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसरो की प्रशंसा की। स्पेस डॉकिंग के अलावा गगनयान मिशन पर भी उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी के मन की बात का 118वां एपिसोड था। इसमें उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर बात की और स्पेस की दुनिया में इसरो के प्रयासों को सराहा। पिछले दिनों इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और कमाल किया था। स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने में इसरो ने कामयाबी पाई। स्पेस डॉकिंग को अंजाम देने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। दोनों रॉकेट 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहे थे। बाद में दोनों की स्पीड को कम करके आपस में जोड़ा गया। पीएम ने इसी उपलब्धि के बारे में जिक्र किया। हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस सेक्टर में ही एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमारे साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई है। जब अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सप्लाई भेजने और क्रू मिशन के लिए अहम है। भारत ऐसा चौथा देश बना है जिसने ये सफलता हासिल की है। इसी के साथ पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करने में सफलता हासिल की थी। इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि समझने में मदद मिलेगी। इस पर भी पीएम ने प्रशंसा की। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे उगाने और उन्हें जीवित रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लोबिया के बीज को चुना। 30 दिसंबर को भेजे गए ये बीज अंतरिक्ष में ही अंकुरित हुए। ये एक बेहद प्रेरणादायक प्रयोग है जो भविष्य में स्पेस में सब्जियों उगाने का रास्ता खोलेगा। इसरो अपने मानव मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि अगले साल इसरो ये मिशन लॉन्च करेगा। इसे लेकर पीएम ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स, मेटल फॉर्म्स और ऑप्टिकल फाइबर जैसे तकनीकों पर रिसर्च कर रहा है। ये सेंटर बिना पानी के कंक्रीट निर्माण जैसी क्रांतिकारी विधियों को भी विकसित कर रहा है। एक्सटेम की ये रिसर्च भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के स्पेस स्टेशन को मजबूती देगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी नए रास्ते खुलेंगे। इसरो समय के साथ साथ लगातार कीर्तिमान रच रहा है। पीएम ने आने वाले मिशन के लिए शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रोटी में बार बार थूकने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। अब बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान थूकने का मामला सामने आया है। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। क्या है यह पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। रोटी में थूकना, चाय में थूकना, ऐसे वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। पुलिस के एक्शन लेने के बाद भी ऐसी घिनौनी हरकत रुक नहीं रही। कई महीनों से ऐसे वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और अब उत्तराखंड के बागेश्वर में ऐसी ही करतूत उजागर हो गई। उत्तरायणी मेले के दौरान ये वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स भट्टी में रोटी सेक रहा है, वहीं दूसरा रोटी को तंदूर में डालता दिख रहा है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन रोटी बनाने वाला कर्मचारी रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसमें थूक रहा था। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने उसकी हरकत अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। आसपास कई लोग मौजूद भी थे, लेकिन वो बड़ी ही बेफिक्री से रोटी में थूकता जा रहा है। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों का आक्रोश बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा दिखा। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। ऐसे मामलों के लगातार सामने आने के बाद कानून बनाने की भी मांग उठ रही है। लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे क्षेत्र जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, विशेषकर जहां हमारे धार्मिक मंदिर हैं, हमारी पवित्र नदियां हैं, उन क्षेत्रों में ये हो रहा है और शीघ्र ही हमारी सरकार इसके खिलाफ भी सख्त कानून लेकर आएगी ताकि लोग इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। बागेश्वर में इन दिनों उत्तरायणी मेला चल रहा है। यहाँ दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मेले में स्थानीय दुकानदारों के साथ ही दूसरे इलाकों से भी लोग दुकान लगा रहे हैं। नोएडा, शामली, बागपत, देहरादून, ये बस जगहों के नाम हैं, लेकिन सभी जगह पर एक जैसे काम को अंजाम दिया गया। थूक वाली घिनौनी हरकत के पीछे आखिर क्या मंशा है? क्यों ग्राहकों को बीमार करने की साजिश हो रही है? थूक वाली रोटी खाने से कोई बीमार भी तो हो सकता है। सेहत के साथ साफ खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें आरोपियों को कोई झिझक भी नहीं हो रही कि वो कितना शर्मनाक काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी हरकत से लोग बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने दुकान को बंद करवा दिया। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।